गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस से रिलेटेड जितने भी वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी को एक सीरीज में लेके आने की कोशिश की गई है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए जो मोस्टली इंटरव्यूज में या वाइवा में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डीबीएमएस का पहला पॉइंट ही आता है कि व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा? So data is a collection of distinct small unit of information. It can be used in variety of forms like text, numbers, media, bytes, etc. It can be stored in pieces of paper or electronic memory, etc. तो डेटा क्या है? कोई भी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा डेटा है। कोई भी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक हम फेसबुक पर जा, अब छोटे से अगर शुरू करें तो किसी भी स्टूडेंट का किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी का स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो वो एक डेटा है, स्टाफ की इंफॉर्मेशन रखते हैं तो वो एक डेटा है। स्टूडेंट के बिहेवियर का भी डेटा मेंटेन कर सकते हैं, स्टूडेंट किस तरीके का नेचर है, स्टूडेंट क्या चीज पसंद करता है, स्टूडेंट्स की क्या एक्सपर्टीज है, क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करता है या नहीं। मतलब किसी भी चीज के बारे में, किसी भी एक छोटी से छोटी यूनिट, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम रखते हैं तो वो हमारा बन जाता है डेटा। सोशल मीडिया में आपने कमेंट, आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा है। आपने कोई कमेंट किया वो भी एक डेटा है। आपके कमेंट पर कोई रिएक्शन आया वो भी एक डेटा है। तो डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्मेट्स में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्मेट्स में हो सकता है, मीडिया की फॉर्मेट्स में हो सकता है, बाइट्स की फॉर्मेट्स में हो सकता है। अब उसको हम कॉपी में भी नोट करते हैं वो भी डेटा है, और चाहे हम कंप्यूटर में फीड कर दें वो भी डेटा है। अगर हमने स्टूडेंट्स का एक डेटा बनाया है, ऐसा रजिस्टर बनाया है कॉलेज में, तो ऐसा रजिस्टर में सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो भी एक डेटा है। तो डेटा इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी यूनिक इंफॉर्मेशन, स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी डेटा कहलाती है, राइट। तो अब व्हाट इज डेटाबेस? अब एक नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर हम उस डेटा को सिस्टमैटिकली रख दें, जैसे अब हमारा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में रखें। एक जगह हम लगाएं उसका नाम, उसका फादर का नाम, उसकी क्लास, सेक्शन। तो अगर हम सिस्टमैटिक वे में रखते हैं तो उसको बना बोल देते हैं हम डेटाबेस। वो क्यों रखते हैं कि ताकि आगे हमें कभी किसी उस चीज की डेटा की जरूरत हो तो इजीली उसको निकाल सके। जैसे हमारी सपोज क्लास है, और क्लास में हमसे कोई पूछा जाता है कि राहुल कुमार के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम, एक तो ये है कि हम क्लास में जा जाके पूछे कि हाँ भाई राहुल कुमार कितने हैं हमारे यहाँ। दिस इज नॉट अ सिस्टमैटिक वे ना। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा में जाएंगे, फटाफट से देखेंगे, सर्च करेंगे राहुल कुमार, तो जितने भी राहुल कुमार होंगे हमारे यहाँ तुरंत आ जाएंगे। हम बताएंगे कि एक इस क्लास में, एक इस क्लास में, एक इस क्लास में, और ये पर्टिकुलर नेम्स है। सो इजीली एक्सेस करने के लिए हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, राइट। सो व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने बात करी डेटा की, फिर करी डीबीएमएस की, डेटाबेस की। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का पैटर्न हम फॉलो करें कि हम अपने डेटा को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कर सके, सिस्टमैटिकली सेटल अप कर सके, ताकि हम उसको इंफॉर्मेशन को जब हमें जरूरत हो तो हम इजीली रिट्रीव कर सके, वापस ले सके। तो इस तरीके के सिस्टम को बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग, यानी स्टोर करना और वापस लेना यूजर्स डेटा, किसी भी तरीके का डेटा, विथ एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। प्लस इसमें सिक्योरिटीज और आ जाती है। डेटा भी स्टोर कर रहे हैं प्लस सिक्योर करके कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैंने एक डेटा बंच बनाया और उसे किसी और ने यूज कर लिया। तो हम उसको सिक्योर भी करेंगे। डेटाबेस के अंदर स्टोर करना, डेटा को सिस्टमैटिकली स्टोर करना, इजीली रिट्रीव करना, प्लस सिक्योरिटी के साथ, दीज ऑल दिस, ये पूरा पैकेट, ये पूरा काम हमारा करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
What is the main purpose of database management system? The main purpose of database management system is to operate a large amount of information by storing, retrieving and managing database security. तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया कि बहुत बड़े डेटा को हम स्टोर कर सके, उसको रिट्रीव कर सके, यानी जरूरत होने पर उसको वापस ले सके, सर्च कर सके और मैनेज कर सके. मैनेज यानी सिस्टमैटिकली उसको सेटअप कर सके with security. Security is also important. What type of database is available in market? कौन कौन से database management system हमारे available है market में? There are many database available like MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, Informix, Postgres, SQL Server, etc. ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनके अंदर हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसक्यूएल. एसक्यूएल बहुत ज्यादा यूज होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और खासतौर से विंडोज के लिए. तो एसक्यूएल का मतलब क्या है? एसक्यूएल जो एब्रीविएशन है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन डेटा स्टोर इन डेटाबेस. जो डेटाबेस हमने बनाया है उसको ऑपरेट करने का काम हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज करती है. उन क्वेरीज के माध्यम से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, यानी उस डेटा पर जितने भी ऑपरेशंस करने हैं हम यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस कर सकते हैं. सो दिस इज एसक्यूएल. व्हाट इज द इवैल्यूएशन ऑफ डेटाबेस? कहां से शुरू हुआ इवैल्यूएशन? The database has completed more than 50 years of journey of its evaluation from flat file system to relational and objects relational system. तो डेटाबेस कहां से शुरू हुआ था? करीब 50 साल पहले से. बहुत पुराना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. पहले फाइल्स में नोट किया जाता था, पहले कॉपीज पर हम लोग इस तरीके से ऐसे सिस्टमैटिकली लिखते थे. जैसे स्कूल का एसआर रजिस्टर हम देखते हैं तो वो पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है. तो सिस्टमैटिकली उसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है कि जब कभी भी किसी का भी रिकॉर्ड निकाला जाए तो उसको इजीली एक्सेस किया जा सके. सो फ्लैट फाइल, अब उसको फ्लैट फाइल भी बोलते हैं. अगर हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपनी रजिस्टर पे मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से अगर हम फाइलिंग सिस्टम में मेंटेन करें कंप्यूटर के अंदर तो उसको फाइल्स, फ्लैट फाइल्स बोलते हैं. उसके बाद रिलेशनल डेटा आया. रिलेशनल डेटा यानी दो डिफरेंट टाइप के डेटा को मैच करके हम कोई रिकॉर्ड निकाल सके. रिलेशनल यानी दो डिफरेंट. सपोज मेरे पास रजिस्ट्रेशन का भी डेटा है स्टूडेंट के और लाइब्रेरी का डेटा है. अब मैं ये देखना चाहूंगी कौन सा स्टूडेंट है जिसने लाइब्रेरी से कितनी बुक्स ली है. तो दो डिफरेंट जगह हो गई. उन दोनों को, दो अलग अलग टेबल्स हो गई, उन दोनों को मर्ज करके मैं एक डेटा निकाल के लाऊंगी तो उसको बोलेंगे हम रिलेशनल डेटा. ये दो डिफरेंट टाइप की टेबल्स का डेटा मर्ज करके और हम कुछ एक्सट्रैक्ट करें तो वो हमारा रिलेशनल डेटा कहलाता है, ज्वाइनिंग के बेसिस पर. तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटा. और जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, स्ट्रक्चर्ड यानी रो और कॉलम की फॉर्मेट में हो, वो रिलेशनल डेटा है. एंड ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स रिलेशनल डेटा. इसी तरीके से ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा होता है. उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इंस्टेंसेस बनाते हैं और रिलेशनल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाउड डेटाबेस. क्लाउड बहुत सुनने को मिलता है. व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड समझते हैं कि वो बादल, लेकिन वो बादल नहीं होता है. क्लाउड का एक एब्रीविएशन दे दिया गया, उसका नाम है, एक सर्वर होता है. क्लाउड इज बेसिकली अ सर्वर विच इज एक्सटेंडेबल. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसमें स्पेस होता है, उसमें मेमोरी होती है, उसमें प्रोसेसर होती है. इसी तरीके से जैसे हम नेट यूज करते हैं तो नेट का डेटा भी तो कहीं ना कहीं से आता है. वो जो नेट का डेटा होता है वो किसी न किसी सर्वर पर स्टोर होता है. और वो सर्वर पहले फिक्स होते थे, फिक्स साइज के होते थे. अब सर्वर को की इंटेंसिटी को अगर हमको बढ़ाना है, उसको उसकी पावर को इंक्रीज करना है, तो क्लाउड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि उसको हम रियल टाइम में इंक्रीज भी कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो उसको इंक्रीज कर सकते हैं इजीली, है ना. तो दिस इज कॉल्ड द क्लाउड. अब इस तरीके का डेटा अगर हम मेंटेन करते हैं क्लाउड सर्वर पर तो उसको बोलते हैं क्लाउड डेटाबेस. द क्लाउड डेटाबेस फैसिलिटेट्स you to store, manage and retrieve their structured and unstructured data by a cloud platform that this data is accessible over the internet. ठीक है. तो वो सर्वर पे जो डेटा है, क्लाउड सर्वर पे जो डेटा है, उसको अगर हम एक्सेस कर मतलब अगर हम अपने डेटाबेस को उस क्लाउड सर्वर पे मेंटेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड डेटाबेस. ठीक है. और उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं.
अब यहाँ पर कुछ टर्म्स और आती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसकी भी हम बात करेंगे अभी आगे आने वाले क्वेश्चन। ओके, सो आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? So data which can stored in table with row and columns. रो और कॉलम के फॉर्म में जब हम डेटा को रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे टेबल्स बनाती है, टेबल में हमने दिखा पहले कॉलम में हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, दूसरे कॉलम में फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के डेटा को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। कुछ डेटा ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइज तो होता है लेकिन रो और कॉलम के फॉर्मेट में नहीं होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन रिलेशनल डेटाबेस बट दे हैव सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज that make it easier to analyze. For example, XML का डेटा, XML भी एक डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, उससे भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑन कॉलम, टेबल रिलेशनल टेबल फॉर्म की में नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज अ डेटा व्हिच is not organized in predefined manner or does not have a predefined data model, example word, pdf, text, media, etc, logs, etc. तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जो जिसका जो पैटर्न है वो कोई प्री डिफाइंड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे मैं यूं कहूं कि मेरे फेसबुक पर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो वो डेटा, यूट्यूब पर वीडियोस हैं वो डेटा, एक्सेल शीट, पीडीएफ्स, सॉन्ग्स, MP4, मतलब जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में नहीं है। उसके अलावा जैसे मैं पीडीएफ्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, पीपीटीज है, सॉन्ग्स हैं, वीडियोस हैं, ये सब क्या है हमारा? इमेजेस है, जिप फाइल्स है, एनिमेटेड पिक्चर्स है, ये सब क्या है? हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता, वो कहलाता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट, टपल एंड रिलेशन। ये मोस्टली पूछा जाता है, बहुत आंसर सिंपल है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? कॉलम्स। जैसे हमने कोई टेबल बनाई तो उसके जो कॉलम्स होंगे उनको बोलेंगे एट्रीब्यूट, उनकी जो रोज होंगी उनको बोलेंगे टपल, और उस पूरी टेबल को बोलेंगे रिलेशन, ठीक है। सो एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, टपल मीन्स रो, और एंड रिलेशन मीन्स टेबल। कोई एक टेबल बनाई, सपोज स्टूडेंट डेटा की एक टेबल बनाई, तो स्टूडेंट डेटा की जो टेबल बनाई है उसको बोलेंगे हम रिलेशन। अब उसके अंदर हमने कॉलम्स बनाए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, तो ये क्या हो गए? स्टूडेंट नेम, फादर नेम, जो कॉलम के नाम है वो हो गए एट्रीब्यूट्स। और टपल्स क्या हो गए? उसमें जो डेटा हम डालेंगे, जैसे हमने पहला डेटा डाला राम कुमार, फिर सोहन कुमार, XYZ, तो वो क्या हो गई? कॉलम्स के जो रो, जितनी भी रो जनरेट होंगी वो हो गई हमारी टपल्स। व्हाट आर एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? क्या फायदे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। इम्प्रूव डेटा शेयरिंग क्यों बोलते हैं? कि अगर मैंने डेटाबेस तैयार कर लिया है तो मैं उसको आपको आराम से दे सकती हूँ। प्लस ये भी उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कोई मैं उसमें पासवर्ड भी सेट कर सकती हूँ जिससे कोई और भी ना यूज कर सके। सपोज अगर मैंने एक रजिस्टर बना रखा है, पुराने पैटर्न पर आती है, तो वो रजिस्टर तो कोई भी खोल के देख सकता है ना। लेकिन अगर मैंने कोई फाइल बनाई है वो फाइल मिल जाने के बावजूद भी अगर उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ है तो वो हर कोई नहीं खोल सकता, वो कोई वही खोलेगा जिसको मैं बताऊंगी। तो शेयरिंग इंक्रीज करता है, इजीली हम शेयर कर सकते हैं उस डेटा को, ईमेल से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो DBMS हैव्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच एंड यूजर हैव बेटर एक्सेस टू मोर एंड बेटर मैनेज डेटा। तो मैनेज डेटा करने का कर सकते हैं, हम इजीली शेयर कर सकते हैं अपने डेटा को। एक छोटी सी फाइल बन गई, इतना सारा डेटा की फाइल छोटी सी बन गई, उसको इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी मिल जाती है। जैसे मैंने सपोज एक फाइल बनाई, उसमें मैंने पासवर्ड लगा दिए, पासवर्ड अब जिसको मैं दूंगी वही तो एक्सेस कर पाएगा, तो डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स द डेटा सिक्योरिटी। DBMS provide a framework for better enforcement और डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है वो भी हम आगे और बात करेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डेटा इनकंसिस्टेंसी exist when different version of same data appear in different places. Inconsistency मतलब होती है, जैसे सपोज ये मान के चलिए कि हमने एक कॉलेज में
एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और एक लाइब्रेरी का फॉर्म भरा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो मेरे नाम की स्पेलिंग होगी MONIKA, और मैंने जो लाइब्रेरी का फॉर्म भरा वो मैंने किसी से भरवा दिया या अपनी गलती से मैंने उसमें नाम कर दिया MONICA। तो दोनों नाम तो का मतलब तो सेम है, MONIKA मोनिका और MONICA मोनिका। लेकिन अगर हम देखें तो ये बेसिकली गलत है, उसकी जो स्पेलिंग है दैट शुड बी सेम। अब सपोज मैंने एक जगह चेंज करा दी, दूसरी जगह चेंज कराना, मैं बताना मतलब एक जगह सही थी तो मैंने समझा कि ये ठीक होगा, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है तो ठीक ही होगा। लेकिन वो दो जगह हो गई तो इसका मतलब वो अलग अलग तरीके से ट्रीट हो, मतलब अगर गलती हुई है तो वो जब हम उसकी ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इनका कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जितनी भी जगह हमारा डेटा प्रेजेंट हो वो एक ही बिहेवियर का होना चाहिए, एक ही नेचर का होना चाहिए, एक ही पैटर्न होना चाहिए उसका, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि हम सपोज डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं तो एक जगह तो मैंने डेट ऑफ बर्थ किसी और तरीके से भरवा ली, दूसरी जगह केवल ईयर और मंथ फिल करा लिए, डेट फिल नहीं कराई। तो ये मिसमैनेजमेंट हो जाता है। इस चीज को सही करने के लिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटाबेस में, जिस तरीके का पैटर्न फॉलो होना वही हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज एज का कॉलम है, एज के कॉलम में मैं ABCD लिख दूं या NA लिख दूं, नहीं ना। तो एज के कॉलम में मुझे एज का मतलब अपनी एज ही लिखनी चाहिए। तो इनकंसिस्टेंसी मीन्स मतलब जो डेटा है वो एक्चुअल होना चाहिए, सही फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका जो बिहेवियर है वो उसी हिसाब से होना चाहिए जैसा उसमें डालना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनकंसिस्टेंसी को भी ब्रेक करता है, कंसिस्टेंट बनाता है डेटा। जैसे मैंने अगर सपोज एज का कॉलम है उसमें मैं NA लिखूंगी तो वो इट विल डिनाई मी, वो मुझे बोलेगा डेटाबेस कि नहीं आप गलत एंट्री डाल रहे हो, आप इसको करेक्ट करो, तो वो सही एंट्री को ही एक्सेप्ट करे। तो दिस इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंसी। तो डेटाबेस की क्वालिटी है कि इट मिनिमाइज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। Data inconsistency exists when different version of same data appear in different places. जैसे मैंने बताया different version of same data, मैंने बताया मोनिका MONIKA MONICA, नाम सेम है लेकिन अलग अलग बिहेवियर हो गया, अलग अलग तरीका हो गया उनका लिखने का, ठीक है। लेकिन दैट शुड बी सेम। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए सभी जगह। इम्प्रूव डेटा एक्सेस को हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक कोई हमारे पास आता है और हमसे पूछता है कि आपके यहाँ राहुल नाम के कितने स्टूडेंट, तुरंत राहुल टाइप करेंगे और देख लेंगे कि राहुल नाम के हमारे पास 5 स्टूडेंट है या 6 स्टूडेंट है और पर्टिकुलर क्लास में है, हमको पूरे सराउंडिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। सो इजीली एक्सेस कर लिया हमने क्वेरीज डाल के। तो DBMS मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्विक आंसर टू एडहॉक क्वेरी। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना है, डेटा है हमारे पास और हम ये देखते हैं कि कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट्स आए थे, मेल का कितना रेशियो था, फीमेल का कितना रेशियो था, ठीक है। तो या फिर हम ये देखना चाहें कि किस किस ईयर में कितने कितने परसेंटेज मार्क्स की इंक्रीमेंट हुआ है बच्चों का या डिक्रीमेंट हुआ है, तो वो सारा डेटा हमारे पास होगा, उसकी एनालिटिक्स निकाल के हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं कि इस साल में बच्चों की परफॉर्मेंस कम क्यों हुई है, इस साल में परफॉर्मेंस अच्छी कैसे रही। तो उसका कंपैरिजन देख के हम ये देखेंगे कि कौन से रिसोर्सेज की कमी थी या क्या ऐसा हुआ कि जिस क्या कारण हुआ कि रिसोर्सेज मतलब ये बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। तो इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग भी ले सकते हैं। So better management data and improved data access make it possible to generate better quality information on which better decision are based. ठीक है, तो डेटाबेस को एक्सेस करके हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। इंक्रीज एंड यूजर प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली एंड यूजर प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है क्योंकि डेटा हमको अवेलेबल होता है इजीली। The availability of data combined with tools that transform data into usable information empowers end user to make quick information decision and can make a difference between success and failure. जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि डेटा को एनालाइज करके हम ये निकाल सकते हैं कि हम कहाँ सफल हो रहे हैं, कहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है हमारा डेटाबेस। So these are the qualities, advantages of database: improve data sharing, data security, minimize inconsistency, improve data access, decision making, increase end user productivity. अब कुछ नुकसान भी होंगे भाई डेटाबेस मैनेजमेंट करने के। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। कॉस्ट, डेफिनेटली अगर हम रजिस्टर की बात करेंगे और एक मैनेज्ड डिजिटलाइज सिस्टम की बात करेंगे तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी।
तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड हाईली स्किल्ड पर्सन, और उसके लिए डीबीएमएस का थोड़ा बहुत जानने वाला भी होना चाहिए, हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। कंप्यूटर ही नहीं होगा तो कहाँ से डेटाबेस मैनेज करेंगे? तो डेफिनेटली इट इंक्रीज द कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस सिस्टम होल्ड क्रूशियल कंपनी डेटा एंड that is accessed from multiple sources. Security issues must be accessed consistently. तो कभी कभी मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज भी मैनेज करनी पड़ती है हमको, क्योंकि वो डेटा जो होता है वो कई जगह से मूव होकर जाता है, कई जगह से कई सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हमको मेंटेन करना पड़ता है अगर हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर बना हुआ है तो। फ्रीक्वेंट अपग्रेड रिप्लेसमेंट साइकिल, अब डेटाबेस डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस डेफिनेटली वर्जन्स नए नए आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द वर्जन हमको अपने आप को हमारे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो उसमें भी दिक्कत आती है जब हम सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा हार्डवेयर उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फ्रीक्वेंटली अपग्रेड रिप्लेसमेंट साइकिल, DBMS vendor frequently upgrade their product by adding few functionalities. Such new feature often come but bundled in a new upgrade version of the software. तो कुछ इस तरीके से टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं कि हमें अपडेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, और ह्यूज डेटा को हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो DBMS इज वेरी सक्सेसफुल टूल। ठीक है। So next question is what is redundancy? Redundancy क्या है? The data redundancy occurs when same piece of data is stored in two or more separate places. Redundancy का मतलब होता है कि एक ही टाइप का डेटा हमारा कई सारी जगह पर सेव हो, तो वो redundancy कहलाएगी। जैसे मैंने कहा कि मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ दो जगह है, एक मेरा रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड है, एक मेरा लाइब्रेरी का रिकॉर्ड है, उसमें मेरा नाम MONIKA है रजिस्ट्रेशन में और MONICA हमारा CA मैंने करा दिया लाइब्रेरी में, या ऑपरेटर ने टाइप कर दिया है ना। तो अगर एक ही टाइप का डेटा दो जगह हो या दो से ज्यादा जगह हो तो वो कहलाती है हमारी रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी इज व्हाट? रिडंडेंसी अकर व्हेन सेम पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू और मोर प्लेस। एक ही टाइप का डेटा कई जगह पर पड़ा डाला हुआ हो तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो how to reduce data redundancy? We can reduce redundancy in database by using the normalization. Normalization एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की redundancy को रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मास्टर डेटा? मास्टर डेटा क्या है? मास्टर डेटा इज ए सिंगल सोर्स ऑफ कॉमन बिजनेस दैट इज शेयर्ड अक्रॉस सेवरल एप्लीकेशन और सिस्टम। तो मास्टर डेटा क्या होता है? एक कॉमन डेटा होता है जो हर जगह से एक्सेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज डेटा होता है या एक कॉमन डेटा होता है जो सारी जगह से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मास्टर डेटा में आप डाल सकते हैं लाइक कितने डिपार्टमेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, है ना। तो एक जगह हमने फिल कर दिया, वही डेटा हमारा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर यूज होगा, वही डेटा हमारा लाइब्रेरी में यूज हो जाए, वही डेटा कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। ऐसा ना हो कि लाइब्रेरी वाले अपनी जगह अलग जगह फीड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वाले अपनी अलग जगह फीड कर रहे हैं, फी सबमिशन वाले अपनी अलग जगह डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, तो मास्टर डेटा इज एक सेंट्रलाइज डेटा है, एक डेटाबेस है, उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर डेटाबेस हमें इंक्रीज करना है तो डिपार्टमेंट का डेटा अगर हमने मास्टर डेटा बना रखा है तो हम मास्टर डेटा में जाके पहले अपने डिपार्टमेंट की एंट्री करेंगे। जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो सारी जगह ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक और डिपार्टमेंट इसमें एड ऑन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द मास्टर डेटा। व्हाट इज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की टर्म्स यूज की जाती है। तो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ efficiently organizing data in database so that redundant data is eliminated. Redundant यानी रिपीटेशन ऑफ डेटा, एक ही टाइप का डेटा कई जगह हो उसको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। सो व्हाट इज डेटाबेस कंसिस्टेंसी? जब हम रिडंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो कंसिस्टेंसी बन जाएगी। रिडंडेंसी का अपोजिट कंसिस्टेंसी है। The consistency is a context of database state that data cannot be written that
would violate the database own rule of valid data. ठीक है, तो मतलब उसकी कुछ रूल्स है, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, जिससे कि हमारे डेटा में वायोलेशन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। दूसरे फॉर्म में आप कर सकते हैं, दूसरे पैटर्न में, अगर हम रिडंडेंसी कंसिस्टेंसी ऑल्सो रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी, अगर हम रिडंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट, या कुछ रूल्स हमारे हैं उनको फॉलो करेंगे तो हमारा डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ऑफ डेटाबेस कंसिस्टेंसी, कोई एक एग्जांपल लिया। अ सिंपल रूल ऑफ कंसिस्टेंसी मे स्टेट दैट जेंडर कॉलम ऑफ डेटाबेस में ओनली हैव वैल्यू मेल एंड फीमेल और अननोन। अब हम कंसिस्टेंसी, कुछ रूल्स होते हैं जैसा मैंने बताया, तो कंसिस्टेंसी के लिए हमने कहा कि अगर हमारा जेंडर नाम का कॉलम है उसमें या तो हम मेल डाल सकते हैं MALE, या फिर हम डाल सकते हैं फीमेल FEMALE, या फिर हम अननोन डाल दें। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 पैटर्न बना रखे। अब सपोज किसी ने उसमें डाल दिया एनाकोंडा, या किसी ने डाल दिया कि खाली M लिख दिया या खाली F लिख दिया। नहीं, जो रूल हम बना रहे हैं तो उसी तरीके का डेटा हम रखेंगे। या मेल लिखा तो मेल में खाली M लिख दिया, तो वो मेल और M अलग अलग हो गया ना। तो रूल्स बनाया गया कि 3 ही फीड हो सकते हैं, या तो MALE लिखेंगे, या FEMALE लिखेंगे, या अननोन लिखेंगे, के अननोन लिखेंगे। ठीक है, तो हम वहां पर मेल की जगह M नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रूल है, डिफाइंड है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। या हमने वहां पर लिख दिया एनाकोंडा, तो हम एनाकोंडा नहीं लिख सकते, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कुछ रूल्स जो मेंटेन करे। और हाँ, ओके, आगे बढ़ लेते हैं। इफ ए यूजर अटेम्प्ट टू एंटर समथिंग एल्स द एनाकोंडा, देन अ डेटाबेस कंसिस्टेंसी रूल kicks in and disallow the entry of such a value. तो अगर कोई उसमें एनाकोंडा डालता है तो डेटाबेस कंसिस्टेंसी क्या करेगी, रूल, डेटा कंसिस्टेंसी रूल क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे एंड किक आउट, आप बोलेंगे आप गलत एंट्री कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या करती है, कुछ रूल्स क्रिएट करती है डेटाबेस के। व्हाट इज डेटा कंकरेंसी? कंकरेंसी मींस कई सारे यूजर एक साथ डेटा को एक्सेस करें, वो उसे कंकरेंसी कहते हैं। So data concurrency means that many user can access data at the same time. एक ही टाइम पर कई सारे यूजर अगर आप डेटा को एक्सेस करें तो वो कंकरेंसी कहलाती है। What is difference between primary key and unique constraint? कीज के बारे में अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे, तो अभी यहाँ शॉर्ट में बात कर लेते हैं। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल वैल्यू एंड यूनिक कंस्ट्रेंट कैन हैव नल वैल्यूज। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होती और यूनिक कंस्ट्रेंट्स में नल वैल्यू हो सकती है। देयर इज ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल। किसी भी टेबल में एक ही यूनिक की जो होती है वो प्राइमरी की होती है। जैसे किसी स्टूडेंट की टेबल में स्टूडेंट की आईडी, वो यूनिक नंबर होता है और वो क्या होती है, प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल और यूनिक कंस्ट्रेंट नल हो सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैंने आपको बताया कि डेटाबेस फ्लैट फाइल्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं, फ्लैट फाइल्स में भी स्टोर कर सकते हैं। तो डीबीएमएस स्टोर डेटा एज फाइल, लेकिन आरडीबीएमएस क्या है, रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करेंगे, टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो आरडीबीएमएस स्टोर डेटा इन टेबल फॉर्मेट। डीबीएमएस यूजेस फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा, सो देयर विल बी नो रिलेशनल बिटवीन अ टेबल। तो क्योंकि ये फ्लैट फाइल सिस्टम में होता है तो इसमें हम कोई रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते। यानी जैसे सपोज हमारे एक रजिस्ट्रेशन का डेटा है और एक लाइब्रेरी का डेटा है, तो हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग फाइल्स में लिखा हुआ है। लेकिन आरडीबीएमएस क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में लिखा होता है तो हम उनको मर्ज कर सकते हैं। तो आरडीबीएमएस डेटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सो रिलेशनल बिटवीन दीज डेटा वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज वेल। ठीक है, तो उसमें आरडीबीएमएस क्योंकि टेबल के फॉर्मेट में होता है तो उनको हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिलेशनल बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट इज डीबीएमएस हैज टू प्रोवाइड सम यूनिफॉर्म मेथड टू एक्सेस एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। कुछ ही पैटर्न होते हैं डीबीएमएस में जिसके थ्रू हम डेटा को निकाल सकते हैं, लेकिन आरडीबीएमएस में बहुत सारे होते हैं। क्वेरीज लगाएंगे, रिकॉर्ड निकालेंगे, क्वेरीज निकालेंगे, रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। असेंडिंग में, डिसेंडिंग में केवल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम, कई सारे पैटर्न्स पर, या हम ये देखना चाहें कि इस एज से इस एज तक के रिकॉर्ड निकालने हैं तो ये सारे हम पैटर्न्स निकाल सकते हैं
RDBMS, which is not possible in the DBMS. Example of DBMS are file system, XML data, etc. मतलब एक फ्लैट फाइल्स में अगर हम लिखें तो उसको हम बोलते हैं DBMS. Example of RDBMS are MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle. ये सारे बहुत बड़े बड़े बिग डेटा स्टोरेज टूल्स हैं. ठीक है, तो ये RDBMS के लिए यूज होते हैं. What is difference between primary key and unique? ये हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी. रिपीट हो गया. Why use database normalization? तो normalization क्यों यूज करते हैं? So database normalization is a technique of organizing the data in the database and basically used for minimizing redundancy. जैसे हमने ऊपर बताया था, एक ही टाइप का डेटा दो या दो से ज्यादा जगह पर हो तो उसे redundancy बोलते हैं. तो normalization क्या करता है? उसको हटाता है, मिनिमाइज करता है. एंड मिनिमाइज द इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट एनोमलीज. और इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमलीज को भी रिमूव करता है, मिनिमाइज करता है हमारा नॉर्मलाइजेशन. तो अब एनोमलीज क्या है? व्हाट इज एनोमलीज? व्हाट इज एनोमलीज इन डेटाबेस? Anomalies are problems that occur in poorly planned, unnormalized database where all the data is stored in one table, flat file. तो एनोमलीज क्या है कि हम पुअरली डिजाइन करें अगर डेटाबेस को. जैसे सपोज एक टेबल बना ली, उसी टेबल में हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख लिया, उसी में हमने उसको कौन सा कोर्स दिया है उसकी इंफॉर्मेशन भी रख ली, उसी में हमने उसका लाइब्रेरी का रिकॉर्ड भी रख लिया, या उसमें हमने मेंटेन कर लिया कि उसने कितनी फीस जमा करी है. तो फीस और रजिस्ट्रेशन दोनों कायदे से अलग अलग होने चाहिए, एक ही जगह हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं. तो इस टाइप की कि जब प्लान्ड वे में अगर हम डेटाबेस को नहीं रखते हैं, एक सिंपल तरीके से हमने मेंटेन कर लिया, जैसे फ्लैट फाइल में रखते थे, तो वो हमारी एनोमलीज क्रिएट करता है. कैसे करता है भी डिस्कशन करेंगे. So first is what is insertion anomaly. Insertion anomaly, the nature of database may be such that it is not possible to add a required piece of data unless another piece of enabled data is also added. इंसर्शन एनोमलीज होती है जैसे कि एक टेबल बनाई हमने, उस टेबल में हमने स्टूडेंट का नाम रखा, स्टूडेंट का फादर नेम रखा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रखा, रजिस्ट्रेशन की टेबल बनाई. अब अभी हमने उसको कोर्स अलॉट नहीं किया है ना. कोर्स हम अभी नया नया बच्चा आया है, उसे कोर्स मिला नहीं, लेकिन फिर भी कोर्स का उसमें कॉलम है, तो वो क्या रहेगा? खाली रहेगा, नल रहेगा. तो ऐसा डेटा हम उसमें टेबल में मेंटेन कर रहे हैं जो अभी आया ही नहीं है, उसकी जगह उसका स्पेस हमने पहले से ही ऑक्यूपाई कर लिया. ठीक है. सो द नेचर ऑफ डेटाबेस मे बी सच दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड ए रिक्वायर्ड पीस ऑफ डेटा अनलेस another piece of enabled data is also added. जो अनअवेलेबल है डेटा, उसको भी हम उस टेबल के अंदर ऐड कर रहे हैं. जब तक वो कोर्स अलॉट नहीं होगा तो क्या होगा? तब तक हम उसको खाली रखना पड़ेगा हमको. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द इंसर्शन एनोमली. डिलीशन एनोमली, अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा कैन legitimately be deleted from the database and the deletion can result in the deletion of the only instance of other required data, that is deleting a book from, for example, deleting a book from library member can remove all the detail of particular book from the database such as author, book, title, etc. कहने का क्या मतलब है कि सपोज एक टेबल बनाई हमने, उस टेबल में हमने पहला कॉलम रखा स्टूडेंट का नाम, उसमें फिर हमने लिखा उसने कौन सी बुक ली है, कौन से राइटर की बुक ली है, ठीक है, कौन सी बुक का टाइटल क्या है, राइटर का नाम क्या है, ठीक है, उसका पब्लिकेशन क्या है, एक टेबल बना दी. ठीक है. अब सपोज वो स्टूडेंट हमारे यहाँ से चला गया, तो हमने उसको डेटा को डिलीट कर दिया. अब डिलीट करने के साथ साथ हमारा जो बुक थी उसका डेटा भी रिमूव हो गया. भाई बुक का भी डेटा हमने टाइप किया था ना, वो बुक का डेटा तो जरूरी था, बुक का डेटा भी गायब हो गया. तो डिलीशन एनोमली क्या है कि एक इंफॉर्मेशन डिलीट करे तो वो दूसरी नेसेसरी जरूरी इंफॉर्मेशन भी उसके साथ डिलीट हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड द डिलीशन एनोमली. मॉडिफिकेशन एनोमली भी वही है. इनकरेक्ट डेटा में हैव टू बी चेंज. जैसे सपोज मैंने किसी बुक का नाम चेंज किया है ना, तो उस जो पुरानी बुक थी उस सारी बुक का नाम चेंज हो गया. ठीक है. तो अपडेट भी इस तरीके से होना चाहिए कि सारा का सारा डेटा हमारा चेंज ना हो. तो दैट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन या अपडेट एनोमली. So what is the first normalization form?
काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं अबाउट द नॉर्मलाइजेशन. थैंक यू सो मच.